नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन किस बात का? उनकी परेशानियों का, नाली का, गटर का, सड़कों का, हवा का। ये तो वो मुद्दे हैं जो जनता को पसंद है, लेकिन नेताओं को कौन से मुद्दे पसंद है? हिंदू का, मुस्लिम का, बुर्के का, हिजाब का, ये तमाम मसले हैं। मराठी का, गुजराती का, बंगाली का, ये तमाम मुद्दे इसलिए उठा रही हूं क्योंकि यही तो बीएमसी चुनाव में, महाराष्ट्र के 29 नगर निकाय चुनाव में 2801 सीटों पर यही तो मसले रहे हैं जिन पर चर्चा होती रही है। आज इन्हीं सीटों पर वोटिंग भी हो रही है। मुंबई में ठाकरे ब्रदर्स की साख और बाला साहेब ठाकरे की लेगेसी का लिटमस टेस्ट होना है। आरएसएस के गढ़ नागपुर में जो सीएम फडणवीस और मोहन भागवत और नितिन गडकरी की शक्ति का केंद्र है, वहां पर लिटमस टेस्ट होना है। पवार का जो सेंटर है, वहां पर दिग्गजों की पकड़ कितनी मजबूत है। पवार फैमिली के फ्यूचर को भी यही लोकल चुनाव डिसाइड करने जा रहा है। पिपरी चिचवाड़ की आप बात कर ले, मराठवाड़ा की बात कर ले, आप विदर्भ क्षेत्र की बात कर ले, कहां किसकी कितनी ताकत है। गठबंधन का जो कंफ्यूजन है, उसका क्या सॉल्यूशन है जनता के पास? आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। चार बेहद खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राकेश शुक्ला जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर जांगांकर जी। और समीर जी तो जानते हैं, महाराष्ट्र की नस नस से वाकिफ है। नेता किसे फोन घुमाते हैं, किससे बात करते हैं, कहां पर किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो सब कुछ तो हम लगातार आपके सामने रख ही रहे हैं। दरअसल ये सर्वाइवल का भी फैसला है जो आज जनता देने जा रही है। इसमें ठाकरे ब्रदर्स का सर्वाइवल होगा। मुंबई उनके हाथ में रहेगी या मुंबई हाथ से फिसल गई है? सबसे पहले बात करेंगे बीएमसी के ही चुनाव की। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने थोड़ी देर पहले नागपुर में वोट डाला। फडणवीस ने महाराष्ट्र में महायुति की जीत का दावा किया। फडणवीस ने कहा कि विपक्ष हार के बाद क्या बोलता है और क्या बोलेगा, इसकी प्रैक्टिस आज से शुरू हो गई है। आप देखिए फडणवीस को। कि अभी विपक्ष ने नई स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। ये स्क्रिप्ट घिस गई, इसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ा, बावजूद उसके वही स्क्रिप्ट उनकी चल रही है। और इस बात से एक चीज़ बहुत पक्की हो जाती है कि हमारे इस चुनाव में हमारी जीत ये पक्की दिखती है, क्योंकि अभी से अगर हमारा विपक्ष कल की हार के बाद क्या बोलना है इसकी प्रैक्टिस कर रहा है, तो मुझे लगता है कि भाई संजय राउत क्या कहते हैं? संजय राउत ये कहते हैं कि आजकल चुनाव नहीं, ऑक्शन होता है। तो वहीं फडणवीस समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो इंक है, इंक मिटती है क्या? उन्होंने बकायदा रब करके दिखाई ना। ठीक समीर जी, वो ये जानते हैं कि क्या स्क्रिप्ट आने वाली है। विपक्ष हारेगा तो क्या दोहराएगा, ये मुंबई की लड़ाई है। आजकल चुनाव नहीं, ऑक्शन होते हैं, ये संजय राउत का बयान है। समीर जी, चर्चा को खोलते हैं आपसे। बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में वोटिंग की और 29 जो नगर निगम पर चुनाव हो रहे बीएमसी को मिलाकर, उस पर सारी जगह देवेंद्र फडणवीस का प्रभाव देखने को मिल रहा है। देखिए, अभी तक ये कहा जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस मराठी मुख्यमंत्री है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता है। उन्हें सिर्फ मराठी मुख्यमंत्री के रूप में देखा जो विपक्ष के साथ हिंदू भी तो जोड़िए। नहीं, वो मराठी हिंदू तो 2014 से लेकर 2019 तक का उनका जो कार्यकाल रहा, और अब देवेंद्र फडणवीस पूरे महाराष्ट्र के सबसे बड़े लीडर है। उद्धव ठाकरे मराठी की बात करते हैं, देवेंद्र फडणवीस पूरे महाराष्ट्र की बात करते हैं, वो सबके लीडर है। और जिस तरीके से बीएमसी को लेकर जो चल रहा है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बहुत निराशाजनक अभी तक आ रहा है। अगर आप देखेंगे कि बीएमसी जैसे इतने बड़े कॉर्पोरेशन में जहां 75,000 करोड़ का बजट है, और ये कहा जा रहा है कि अगले 2 साल में बजट बढ़ेगा और अगले चुनाव में 1 लाख करोड़ का बजट हो जाएगा बीएमसी का, वहां वोटिंग अगर आप देखेंगे तो 2017 में 55% वोटिंग हुई थी, और उसके पहले कभी भी 50% को क्रॉस नहीं किया है। 45%, 40%, 48%। तो इतने बड़े बीएमसी में, इतने महत्व के चुनाव में अगर बंबई की जनता बाहर निकल के वोटिंग नहीं करेगी, तो मुझे लगता है निराशाजनक होगा। बंबई की जनता को निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। नागपुर में तो देवेंद्र फडणवीस ने किया, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने सबसे पहले जाकर वोटिंग किया, उन्होंने भी वोट करने की अपील की है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर मराठी की बात कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। तो इस बार महाराष्ट्र की जनता तय करेगी कि विकास के साथ चलना है। देवेंद्र फडणवीस ने जो काम किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया है। स्टेटमेंट देते, मुझे लग रहा था कि आज यहाँ से स्टेटमेंट आएगा, आप ये बोलेंगे कि ठाकरे ब्रदर्स साफ समझिए,
आप पवार की पावर कम समझिए, लेकिन आपने अभी स्टेटमेंट दिया नहीं। अच्छा, एक रिएक्शन में पहले दर्शकों को उसी पे आ रहा था, मैं उसी पे आ रहा था। मतलब कि पहले बाकी चीजें बताने के बाद देखिए, ये बात तय है कि इस बार भले ही राज ठाकरे उद्धव ठाकरे मिल गए होंगे। बीएमसी में जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि युति का, महायुति का मेयर बनेगा, हिंदू बनेगा और मराठी होगा, वो होने जा रहा है। कल जब चुनाव परिणाम आएंगे तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा था वो होगा। और सिर्फ बीएमसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 29 में से 20 से ज्यादा जगह महायुति का मेयर बनने जा रहा है इस समय। उद्धव ठाकरे, मुझे लग रहा है राज ठाकरे मिलकर 50 से 55 सीट जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। मुसलमान वोट क्या उनको वोट करेंगे, क्योंकि डबल एम पे वो निर्भर है, मराठी और मुसलमान के वोट पर निर्भर है। मराठी का एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, वो कितना उद्धव के साथ जाता है देखने वाली बात होगी। और मुसलमानों का वोट बीएमसी में जो 20% है, क्या वो उद्धव के साथ जा रहा है? तो क्या समाजवादी पार्टी, ओवैसी, कांग्रेस? लेकिन सर, ये जो विपक्ष की स्क्रिप्ट है ना, उस स्क्रिप्ट का एक और नमूना मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। बीएमसी चुनाव में पारदर्शिता को लेकर राज ठाकरे ने आरोप लगाया है। बीएमसी चुनाव में पारदर्शिता नहीं है। राज ठाकरे ने कहा कि नई मशीन लाई गई है, उससे चुनाव कराया जा रहा है। साथ ही जो स्याही लगाई जा रही है वो वोटर्स की उंगलियों पर लगाई जा रही है, वो तो सैनिटाइजर से साफ हो जाने की बात कर रहे हैं। आप सुने राज ठाकरे को। हे मशीन आणलंय, हे मशीन कोणत्याही राजकीय पक्षाला दाखवलेलं नाहीये। बरं, हे मशीन आणल्यावरती त्याचं क्लॅरिफिकेशन, त्याची स्पष्टता ही निवडणूक आयोगाने द्यायची, ते देत नाहीयेत। मागितल्यानंतर, पत्र पाठवल्यानंतर पण ते देत नाहीयेत। आणि आज तर अजूनच वेगळं काहीतरी की बाबा आजपर्यंत ती इंक लावली जायची, बरं का, आता काहीतरी नवीन पेन आणलंय आणि ते पेन मध्ये इतक्या तक्रारी सगळ्या बाजूनी येत आहेत की तुम्ही बाहेर पडल्यावरती त्याला जर सॅनिटायझर लावलं तर ती शाई जाते। और राज ठाकरे जो आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल वही शिकायत उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी स्याही वाला नैरेटिव वोटिंग के बीच सेट करते हुए नजर आए हैं। मला वेगवेगळ्या ठिकाणातून, मुंबईतून आणि इतर शहरातून पण फोन येत आहेत। निवडणूक याद्यांचा गोंधळ आहेच, नावं वगळली जात आहेत, इथली तिथे जात आहेत, गोंधळ काय संपत नाहीये। शाही सुद्धा काही ठिकाणाची मला कळवण्यात आलं की वोटरची शाही पुसली जाते। मला असं वाटतं निवडणूक आयुक्त हे पगार कसला घेतात ह्याचाही आता खुलासा झाला पाहिजे। और ठाकरे ब्रदर्स स्याही पर जो सवाल उठा रहे हैं, इसका जवाब देने के लिए फौरन सीएम फडणवीस सामने आए। वोट डालने के बाद अब देखिए, लोगों के सामने ही वोट डालने गए थे, लोगों के सामने ही वोट डालकर बाहर निकले। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने गुपचुप कोई रास्ता अख्तियार कर लिया था, कोई स्याही बदल ली थी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन उसी स्याही को दिखाते हुए फडणवीस ने कहा कि ये देखिए, पहले आप वो बयान सुने फिर करते हैं चर्चा। मैंने ये मार्कर मेरे को लगाया हुआ है, अब इसको मिटा के दिखाइए। देखिए कहीं मिट रहा है, देखिए आपके सामने कर रहा हूँ, कहीं मिट रहा है। ऐसा है कि हो सकता है कि किसी का इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन ने देखना चाहिए, और कुछ इस्तेमाल करना है तो करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ ऑयल पेंट करना है तो ऑयल पेंट करिए, चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। लेकिन हर चीज़ पर इस प्रकार से इशू तैयार करके, मानो हमारे जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के ऊपर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह निर्माण करना है, गलत बात है। ये जो स्याही का डर दिखाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं ना रागी जी कि मुंबई हाथ से फिसल रहा है इसलिए स्याही का डर दिखाया जा रहा है? देखिए, बॉडी लैंग्वेज तो दोनों को देख करके तो यही लग रहा है। पहले जो एक एनालिस्ट ठाकरे ब्रदर्स का यदि बॉडी लैंग्वेज देंगे और देवेंद्र फडणवीस बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि महायुति जो है, ये पूरा का पूरा जो है, जो चुनाव है कॉरपोरेशन का, ये चुनाव ये जीतने जा रहे हैं। और ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा जीतेंगे कौन हारेंगे, लेकिन मोटा मोटी जितने भी अभी तक सर्वे आए हैं या जितना भी मैंने एनालिसिस पढ़ा है, मैं जाकर के ग्राउंड पर तो देखा नहीं हूँ, लेकिन जितना भी मैंने मुंबई कर लोगों से या मुंबई वालों से बात किया है, मुंबई में रहने वाले लोगों से बात की है, या वहाँ की जितने रिपोर्ट्स पढ़ी मराठी लोगों के लिखा हुआ, अंग्रेजी का ही पढ़ा, हिंदी में भी पढ़ा, उनके अनुसार से जो समीर जी कह रहे थे, 80% से ज़्यादा सीटें जो है महायुति गठबंधन जीतने जा रही है। और बीएमसी भी इस बार पहली बार रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी वहां पर मेयर बनाने जा रही है। इतना कॉन्फिडेंट भारतीय जनता पार्टी भी है और वहां का मानस भी लगभग है। एक दूसरी बात है, ये जो बार बार शिवसेना, कल एक विजय जी ने एक बहुत अच्छा ये बोला था कि शिवसेना जब टूटी, लेकिन जितने भी उसके शाखा प्रमुख थे वो करीब करीब जो है वो सारे जो है उद्धव जी के साथ रहे, लेकिन बीच बीच में वो शाखा प्रमुख जो है वो खिसकते भी रहे। ये भी मैंने पता किया
कि वो शुरू में तो चले गए थे, उनको लगा था कि है, लेकिन 2024 के बाद नहीं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पश्चात जो है वो शाखा प्रमुख कई उसमें से शिफ्ट करके भारतीय ये जो शिंदे वाला ग्रुप है उसके साथ वो शिफ्ट कर गए हैं। अब ऐसे में ये क्यों शिफ्टिंग हुई? ऐसा इसीलिए शिफ्टिंग हुई क्योंकि उनको लगा कि अब उनका राजनीतिक भविष्य इनके साथ नहीं है। ठीक है कि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के बेटा हैं, लेकिन राजनीतिक लेगेसी जो है वो विचारधारा से तय होती है। बिल्कुल। उस उस विचारधारा में एक ग्रहण लग गया है। उद्धव जी उस विचारधारा के वाहक आज के दिन में नहीं है। जो पूरा का पूरा हिंदुत्व पर खड़ी विचारधारा जो थी शिवसेना की, बाल ठाकरे की, उसमें आज के दिन में ग्रहण लग गया है। और यही कारण है कि बहुत अच्छी तरीके जितना उन्होंने संतुष्टिकरण और तुष्टिकरण किया मुसलमानों का, चाहे वो अयोध्या के मुद्दे पर हो जी, चाहे वो SIR के मुद्दे पर हो, तो इससे या फिर CAA के मुद्दे पर हो, इससे ये बात बहुत साफ निकल करके आ गई कि उद्धव ठाकरे सेकुलर बनने की राह पर है। अभी और कल ही नतीजा तो- ये है, नतीजा ये है कि आज वो कहीं के नहीं है। अभी कल ही तो एकादशी गई है, रागी जी ने ग्रहण की बात कह दी है कि ठाकरे ब्रदर्स पर ग्रहण लग गया है। अच्छा, ठाकरे ब्रदर्स के गढ़ के बाद जो हम जिस मुंबई की बात कर रहे हैं, ठाणे और कोंकण की भी बात होनी चाहिए, जिसे शिंदे का गढ़ माना जाता है। एकनाथ शिंदे के गढ़ ठाणे में भी पब्लिक बढ़ चढ़कर वोटिंग कर रही है। शिंदे की ताकत बढ़ेगी या घटेगी, शिवसेना की लेगेसी किसके साथ होगी, इसकी भी अग्नि परीक्षा यहीं पर होगी। ठाणे का नतीजा जो कुछ भी होगा बहुत हद तक एकनाथ शिंदे के फ्यूचर की भी झलक दिखाएगा। इसके साथ साथ हिंदुत्व का जो फायर ब्रांड पॉलिटिक्स करने वाले नितेश राणे हैं, वो नए नए उभरते हुए चेहरे हैं। उन्होंने पूरे चुनाव को हिंदुत्व के मुद्दे से हटने नहीं दिया। उनका भी इलाका कोंकण का ही है। ऐसे में उनकी नई प्रयोगशाला का भी बड़ा टेस्ट होने जा रहा है। विजय जी, ये दोनों मुद्दे, एकनाथ शिंदे भी और नितेश राणे भी। देखिए, आपने यहाँ से शुरू किया कि जो भी मुंबई और महाराष्ट्र के मुद्दे हैं उसके अलावा सब मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। वो नीलेश राणे के हो, वो क्या नाम है उनका, ओवैसी साहब का मसला हो, अबू आजमी का मसला हो, उद्धव ठाकरे का भी मसला है हिंदुत्व को लेकर, ठाकरे ब्रदर्स को मराठी को लेकर, और फडणवीस साहब का हिंदुत्व का मुद्दा है। तो वो सारी बात। एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ, आपने शुरू में कहा कि भाई चुनाव से पहले पार्टियों के नेता एक दूसरे को फ़ोन कर रहे थे। आपने ये नहीं जोड़ा, समीर जी को भी वो सब लोग फ़ोन कर रहे थे कि क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। पहले तो मैं समीर जी के पास ही गई थी, मुझे लगा वो बताएंगे कि किस किस का फ़ोन किस मुझे को पता गया। है। तो वो मैं उसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ। महत्वपूर्ण है कि मुंबई में BMC को लेकर बाकी 29 सीटों पर, मतलब 29 जो नगर पंचायत और नगर पालिका है उनका, और इनका भी जो एकनाथ शिंदे हैं। हाँ, एकनाथ शिंदे के लिए नितेश राणे को तो मैं नेता ही नहीं मानता अभी। वो अभी अपनी दुकान जमाने के लिए जितना हिंदुत्व का वो मसाला बना रहे हैं, वो बनेगा जब देखा जाएगा कितना होना है। लेकिन एकनाथ शिंदे नेता हैं और उनकी ताकत कितनी बढ़ती है, और ये तो इसका अंदाजा इससे लगाएं कि कल वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी के लोगों में लठबाजी काफ़ी हुई, देखी होगी आपने। तो वो भी एक चल रहा है। लेकिन शिंदे अभी तक की स्थिति में मजबूत नेता दिखाई दे रहे हैं। उनके करियर में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। ये साफ था कि चर्चा हो रही थी कि शिंदे साहब की जो पार्टी है उसमें बीजेपी उसको कमज़ोर करने में लगी हुई है, तो शिंदे साहब भी उसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन कोई दोनों के रिलेशनशिप में कोई कमजोरी आ रही हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये तो चलता रहता है लोकल बॉडीज़ के चुनाव में। ये सारा चुनाव मोटे तौर पे ठाकरे ब्रदर्स के लिए है कि ठाकरे ब्रदर्स ने सब एक्सरसाइज करने के बाद दोनों साथ आ गए 20 साल बाद। तो क्या वो मराठी मानुस 50% 60% उनके साथ आएगा कि नहीं आएगा, जो चला गया शिंदे के साथ? ये मानना कि बाल ठाकरे साहब की लेगेसी शिंदे साहब के साथ चली गई, ऐसा तो मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन सर दो बातें बाल हैं ठाकरे ना? की लेगेसी तो उद्धव ठाकरे के साथ ही रहेगी। ये जिस तरह की पार्टियां होती हैं, सोच समझ होती है उसमें, और उसमें से तो वो डिगे भी नहीं है कोई उस तरह से। नहीं, मैं सर इसलिए ये पूछ रही हूँ क्योंकि जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे को अपने सामने से नहीं देखा, जिन्होंने उनकी पॉलिटिक्स का तौर तरीका नहीं देखा, मैं आज की उस जेंसी की बात कर रही हूँ जिन्होंने उद्धव ठाकरे को देखा, एकनाथ शिंदे को देखा। विजय जी एक लाइन बोलूं यदि आपकी इजाजत हो। विजय जी, पार्टियों की विरासत की जब बात होती है, बाला साहब को हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के कारण नहीं जानते हैं। बाला साहब ठाकरे को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि एक विचारनिष्ठ थे, एक विचारधारा थी उनकी, और उस विचारधारा पर क्या आज उद्धव ठाकरे खरे उतरते हैं, ये एक सवाल है। राम मंदिर के मुद्दे पर क्या उद्धव ठाकरे का स्टैंड ठीक था? मैं जरूर जानना चाहूँगा।
क्या बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको, उसमें कांग्रेस पार्टी के स्टैंड के साथ वो आकर के खड़े हो जाएं? क्या ये ठीक था? ये कभी स्वीकार किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने किया, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिसी अपनाई, क्या वो बाला साहब ठाकरे का था? पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने का न खेलने के मुद्दे पर एक समय बाला साहब ठाकरे की ही पार्टी थी जो मुंबई की वानखेड़े स्टेडियम की पिच खोद दी थी। हम सभी को उससे परिचित हैं। क्या वो उसी विरासत को आगे लेकर के जा रहे हैं? क्या उसी चीज़ पर वो अड़े? मेरा उत्तर है नहीं। जब आप ये कहते हैं कि आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर, यही शिवसेना की जो पहली सरकार ही, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केंद्र में थी, तो मुंबई से ही सबसे ज़्यादा उठा करके बांग्लादेशियों को भेजा जा रहा था। और तब इसका विरोध किसने किया था? चंद्रबाबू नायडू ने किया था। लेकिन शिवसेना अपने बात पर अड़ी थी कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इन मुसलमानों को। आज जब हो रहा है तो आप कहाँ पर खड़े हैं? आज आप उसी खेमे के साथ खड़े हैं जो बांग्लादेशियों को सुरक्षा इस देश में देता है। तो मैं इसी संदर्भ में कहना चाहता था कि बाला साहब ठाकरे की जो विरासत है, उसको, वैचारिक विरासत को शिवसेना उद्धव ठाकरे ने कहीं भी जाकर के अरब सागर में डुबो दिया है। नहीं, इसको यदि विधानसभा लोकसभा चुनावों के नज़रिए से देखें तो ठीक है मोटे तौर पर। वैसे तो बाला साहब ठाकरे की विरासत को जिस विस्तार से प्रोफेसर साहब ने कहा ना, वो तो है नहीं। बाला साहब ठाकरे की विरासत क्या है? जो भी मराठी नहीं है उसके खिलाफ है शिवसेना। इसके अलावा कोई विरासत नहीं है उनकी, कोई विचारधारा नहीं है। वो दक्षिण भारतीय हो, इससे बड़ी विरासत नहीं है उनकी। ना अटक के रह जाए। मैं मराठी की बात कर रहा हूँ। ये बीएमसी और की बात करना चाह रही हूँ विजय जी, कि जिसने बाला साहेब ठाकरे को पॉलिटिक्स करते हुए अपनी आंखों के सामने नहीं देखा, लेकिन आज वो बीएमसी के लिए वोट डालने जा रहा है। उसके लिए उद्धव ठाकरे हैं, राज ठाकरे हैं या एकनाथ शिंदे हैं, या ये विकास वाली पॉलिटिक्स है जिसके ब्रांड इमेज देवेंद्र फडणवीस बन रहे हैं? मेरा तो सीधा सा क्वेश्चन वहां पर। ये तो वो जैन जी तय करेगी। अभी हम बात विचारधारा की, आप जो कर रहे वो अलग सवाल है। वो तो जैन जी तय करेगी कि वो विकास पर करे। वैसे तो ये आपने तय कर लिया कि देवेंद्र फडणवीस जो है विकास की राजनीति कर रहे हैं। वो तो हिंदू मराठी मेयर बनाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने मुंबई के विकास की बात तो नहीं की। तो इस चुनाव में मुंबई के विकास की, महाराष्ट्र के विकास की बात तो नहीं हुई, हिंदू मराठी मेयर की बात हुई है। तो देवेंद्र फडणवीस को विकास के लिए जैन जी देख रही हो, ऐसा मैं नहीं समझता। यदि वो देगी वोट, उसको अलग तय करना है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव मोटे तौर पे ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने से क्या वो विरासत बच रही है? ये फायदेमंद है कि नुकसान है कि नहीं? उद्धव ठाकरे के साथ है, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि ये सवाल इस बात का है कि भाई इससे भी क्या बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी। मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, लेकिन बाला साहब ठाकरे की विरासत जब शिवसेना शुरू हुई तो लुंगी के बजाय पुंगी से शुरू हुई थी, और राज ठाकरे ने जब छोड़ी थी तब उत्तर भारतीयों की पिटाई के साथ। और वो शिवसेना आज भी वहीं की वहीं खड़ी है। एक बस सर, एक उसमें थोड़ा सा वीकनेस हो रही थी, तो उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को जोड़ लिया कि भाई हमारा फेविकोल। मैं नागपुर पे जाना चाह रही हूँ, लेकिन उससे पहले बस एक आंकड़ा आपसे चाह रही हूँ। 80% रागी जी कह रहे हैं कि निकाय चुनाव में बीजेपी बाजी मार लेगी। अभी शुरुआत में समीर जी ने कहा कि 20 सीटें 29 में से तो महायुति के पास ही जाती हुई दिखाई दे रही है। आप भी ऐसा कोई आंकड़ा कोट करना चाहेंगे? मुझे मोटे तौर पर ऐसा लगता है। कितना प्रतिशत? मतलब 18-20 सीटें जो नगर चुनाव है वो सारी उनके पास आने वाली है, बीजेपी और शिवसेना शिंदे का। 80%, 75%। हाँ, ये इसलिए कह रही हूँ कि फिर ये पर्चा जो है मैं अपने को 75% बिल्कुल 75% से कम उनके पास नहीं जाने वाली है, 80% आने वाली है। मोटा चुनाव अभी बीएमसी को लेकर है कि बीएमसी में ये लोग, और मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि उनकी क्या भूमिका होगी वो तय करने वाला है। ये नहीं कह रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे बीएमसी पर कब्जा कर लेंगे। ठीक है सर, नागपुर की हम बात कर लेते हैं, जो बीजेपी ही नहीं बल्कि आरएसएस का भी पावर सेंटर है। मोहन भागवत, नितिन गडकरी, खुद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर से ही आते हैं। ऐसे में नागपुर के नतीजे, इनकी ताकत, इनका इंपैक्ट और इनकी पकड़, तीनों फैक्टर साफ साफ जाहिर है। मोहन भागवत भी जब आज वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने सभी लोगों को जागरूक किया, कहा कि भाई आपके मताधिकार का इस्तेमाल करें, ये आज आपका दिन है। शुक्ला जी, ये जो चल रहा है नागपुर की, अगर हम बात करें, नागपुर का पावर सेंटर जनता किसे मानती है, वहां से क्या आवाजें आती हैं?
देखिए, यदि पूरे महाराष्ट्र के जो नगर निगम का चुनाव है उसमें देखें तो एक नागपुर ही एक ऐसा सेक्टर है जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लड़ती हुई दिखाई दे रही। वहां शिवसेना और एनसीपी दोनों बहुत कमज़ोर स्थितियों में है। वहाँ सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जो स्थानीय निकाय का चुनाव है उसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अप रहेगी। उसका कारण यही है कि वहाँ दो बड़े चेहरे मैदान पे हैं, एक देवेंद्र फडणवीस जी, दूसरे नितिन गडकरी जी। तो क्या होता है कि एक विश्वास जब कायम हो जाता है मतदाता के मन में, तो विश्वास बहुत कुछ मायने रखता है। जैसे देश में यदि नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास पैदा हो गया है तो उस विश्वास को कमज़ोर करने में समय लगेगा। उसी तरह महाराष्ट्र में आज भी देवेंद्र फडणवीस के प्रति मतदाता के मन में एक विश्वास पैदा हो गया है। उस विश्वास को विपक्ष कमज़ोर नहीं कर पा रहा। जिन दो दलों की और हम बात करते हैं उनके सहयोगियों को, अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना का, तो मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस के चेहरे के कारण उनको भी फायदा मिल रहा है। फिर बार बार यदि हम बाला साहब इधर अजीत पवार को एकनाथ शिंदे जी को, दोनों को, क्योंकि हम विधानसभा चुनाव के यदि आकलन करें तो विधानसभा चुनाव में हम लगभग ये मान के चल रहे थे कि अजीत पवार जी का प्रदर्शन बहुत खराब रहने वाला है, लेकिन उनका प्रदर्शन अच्छा हुआ। उसका कारण देवेंद्र फडणवीस को क्रेडिट मिलना चाहिए। शरद पवार के साथ चले गए हैं वो। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। देखिए, ये तो पूरा घालमेल है, एक तो एक नई तो सर इसी घालमेल पर अब बात कर लेते हैं, पश्चिमी महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं सर, जिसे पवार फैमिली का पावर सेंटर माना जाता है। इसमें पुणे, बारामती, अहमदनगर जैसे इलाके भी शामिल हैं। पवार फैमिली के फ्यूचर को भी यहीं के लोकल चुनाव से ही डिसाइड किया जाएगा। पिंपरी चिंचवाड़ में पवार फैमिली मिलकर चुनाव लड़ रही है। उनके फ्यूचर सर्वाइवल का फैसला भी इसी लोकल बॉडी चुनाव से ही होगा। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आपको वो भी ध्यान होगा कि जब पत्रकारों ने सवाल पूछा था तो अजीत पवार ने कहा था कि आपके मुंह में घी शक्कर, तो ये घी शक्कर वाला चुनाव होगा। समीर जी, निश्चित रूप से होने वाला। ये देखिए, शरद पवार के पास अब बहुत ज़्यादा विकल्प बचे नहीं। अगर आप लोकसभा चुनाव अगर देखेंगे तो लोकसभा में तो बेहतर प्रदर्शन शरद पवार ने किया था, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आए तो बहुत बुरी तरीके से उनको हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, लोकसभा में अपनी बेटी को बारामती से चुनाव जितवा दिया था अजीत पवार की पत्नी के खिलाफ, लेकिन अब जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति बदल गई है, अजीत पवार और शरद पवार जिसमें आगे अब शरद पवार को राज्यसभा भी जाना है। अगले महीने उनकी राज्यसभा खत्म हो रही है, फरवरी मार्च में खत्म हो जाएगी, तो शरद पवार को राज्यसभा भी जाना है। उद्धव ठाकरे ने मना कर दिया राज्यसभा शरद पवार को सपोर्ट करने से। तो क्या ये प्रस्ताव गया है कि भाई शरद पवार साथ में आए, शरद पवार को राज्यसभा भेजा जाएगा, बीजेपी मदद कर देगी उनके राज्यसभा जाने में, या अजीत पवार की तरफ से उनको राज्यसभा भिजवाया जाएगा? क्या सुप्रिया सुले को भविष्य में केंद्र की राजनीति में देखा जाएगा? क्या इन दोनों पार्टियों का विलय अभी होगा या आने वाले समय के समय होगा? ये सब चीजें चुनाव परिणाम के हिसाब से तय होगी। अभी जब चुनाव परिणाम आएंगे उससे बहुत सी राजनीति तय होगी। सिर्फ शरद पवार और अजीत पवार साथ में आ रहे हैं ये तय नहीं होगा। ये भी तय होगा कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की जो बंबई में ताकत है वो एक्चुअली ताकत किसके पास है। देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में केंद्र में मोदी जी के लिए वोटिंग किया लोकसभा में, और विधानसभा चुनाव में मान लीजिए कि देवेंद्र फडणवीस के लिए किया, लेकिन बंबई का क्या मराठी आदमी ये चाहेगा कि बीएमसी भी हम जिनके पास राज्य उनको दे? क्योंकि आज लंबे समय से आप देखेंगे तो बीएमसी में शिवसेना के पास रहा है, भले ही 10 साल केंद्र की सरकार रही है महाराष्ट्र के अंदर 2004 से 14 से, लेकिन 97 से लगातार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के पास बीएमसी रहा है। तो शिवसेना जानती है कि बंबई में उनका एक बहुत मजबूत गढ़ है, और वो गढ़ जनता कहेगी कि भाई हमने भले ही प्रदेश बीजेपी को दिया है, मराठी आदमी के लिए, मराठी अस्मिता के लिए हम बीएमसी तो उद्धव ठाकरे के पास देना चाहेंगे। तो क्या उस मानसिकता से बीएमसी में मराठी वोट करेगा, या मराठी मानुस उस मानसिकता से वोट करेगा कि भाई देवेंद्र फडणवीस ने जो काम किया, जो विकास के काम किए, भाई तमाम तरह के प्रोजेक्ट्स नए नए लेके आए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मुंबई में काम हो रहा है, तो वो काम देख के वो देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में कि भाई ट्रिपल इंजन की सरकार जरूरी है केंद्र में, राज्य में, और उसके बाद बीएमसी में, तभी मुंबई का विकास होगा। तो मुझे लग रहा है कि अब जिन लोगों ने बाला साहेब ठाकरे की राजनीति को नहीं देखा है, जिन लोगों ने उद्धव ठाकरे के 2.5 साल के कार्यकाल को मुख्यमंत्री के रूप में देखा, जिन लोगों ने 97 से शिवसेना के बीएमसी में काम को देखा है, और देवेंद्र फडणवीस का जो 3 साल का कार्यकाल, क्योंकि 3 साल चुनाव नहीं, 2022 में चुनाव होने थे, चुनाव हुए नहीं उस समय, तो प्रशासक का रोल था। तो देवेंद्र फडणवीस ने प्रशासक के रोल के माध्यम से बीएमसी में जो काम किया 3 साल में, वो काम देखकर वोटिंग होगी। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 227 में से 100 सीट जीतने की स्थिति में पहुंच जाएगी, और एकनाथ शिंदे का साथ मिलकर अपना मेयर बनाएगी। चर्चा किए बिना मैं कैसे ब्रेक पर जा सकती हूँ, इसलिए बहुत छोटा सा कमेंट रागी जी, हालांकि छोटा सा आपको कहना थोड़ा सा मेरे लिए भी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन ओवैसी ब्रदर्स का क्या होने जा रहा है?
देखिए ओवैसी ब्रदर्स की एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और मुझे लगता है कि वहाँ वो अच्छा करेंगे। मुस्लिम वोटों में मैं कह सकता हूँ कि पहले के बनिस्बत ओवैसी की पैठ बेहतर हुई है। जहाँ पर मुस्लिम कंसंट्रेटेड हैं वहाँ पर आप देखिएगा भारतीय जनता वो कांग्रेस पार्टी को सामान्यतः वो वोट करती थी या अजित पवार को वोट करती थी, शरद पवार को वोट करते थे। शरद पवार और अजित पवार दोनों की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो इलेक्टोरल बेस लगभग सेम है, इसलिए साथ आना उनकी लोकल स्तर पर मजबूरी थी, नहीं तो दोनों का भविष्य नीचे हो जाता। जहाँ तक मुसलमानों का वोट का सवाल है तो मुस्लिम वोट जो है सामान्यतः आजकल कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट की थी और जो हमको बंगाल चुनाव में भी देखने को मिला है, बंगाल के उपचुनाव में खास करके देखने को मिला। लेकिन जहाँ अभी जो है महाराष्ट्र के अंदर मुझे लगता है कि मुसलमानों का वोट जहाँ पर मुस्लिम पॉकेट कंसंट्रेटेड है 90%, 90 जहाँ वो अपने कैंडिडेट को जिता सकते हैं, उसमें वो ओवैसी के साथ जाएंगे। ठीक।